गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? बहुत बढ़िया। एक सेकंड, लाइव वाली क्लास भी शुरू कर ले, फिर करते हैं बेटा बात। इसमें देखना ऑप्शन नहीं आ रहा शायद। अच्छा, आज जयपुर पाठशाला गायब है। वी हैव ओनली भोपाल एंड इंदौर। बहुत सही, थोड़ा टाइम दीजिएगा। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मैं आप सभी लोगों को ऐप पर, अब ऐप वालों से थोड़ी सी बात कर रहा हूं, क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? इफ यस देन सेंड थम्स अप प्लीज, बिकॉज जो मैक्सिमम क्राउड है वो ऐप पर जुड़ा हुआ है, तो एक बार उनसे भी बात कर लें। यस बेटा, गुड इवनिंग, थम्स अप भेजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और गुड इवनिंग लिख के भेजोगे और थम्स अप भेजोगे तो मुझे पता चल जाएगा। और यहां पर मैं आपको सुनाई दे रहा हूं, तो कोई भी एक बार हेलो सर या कुछ ऐसा बोलना। हाँ सर, माइक उठाकर, ताकि मुझे पता चल जाए आपकी आवाज। बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया। इंदौर, हाँ बेटा उठा ही लिया माइक तो। आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, सारे लोग जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से और मुझे देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2। इसमें बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और हाइट एंड डिस्टेंस की। ठीक है, नाउ आज वाले गोल में अगर मैं बोलूं कि क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं, तो यू कैन से फाइंड एक्सपेंडिंग एंगल। क्या मतलब होता है एक्सपेंडिंग एंगल का, सिखाऊंगा। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और फिर हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री का जो इसको पढ़ने का तरीका है, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले पचानी होती है, डाइजेस्ट करनी होती है, याद करनी होती है। ठीक है, तो उस काम से पीछे मत हटिएगा प्लीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए जो जरूरी हैं, जो आपको लिखने हैं, जो आपको याद करने हैं। आज भी कुछ वैल्यूज, कुछ फॉर्मूलेज, कुछ सीरीज के फॉर्मूले बताऊंगा, तो उनको देखिएगा और याद रखिएगा। मेरे ख्याल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग, और बाकी लोग ऐप पे थम्स अप भेज दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ जाइए। चलिए जी, तो सबसे पहली कहानी, एक वो छोटे वाली टेबल होती है जिसकी आपको सबको पता है, कौन से वाली टेबल, जिसमें 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू दे रखी होती है, वो सबको याद है ना? तो वो मैं नहीं ड्रॉ करके लाया हूं, वो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको याद होगी। कुछ अतरंगी एंगल्स जो होते हैं जिनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 इज 45 का आधा, 45/2, पाई बाय 8 आप इसको बोल सकते हो। और 36 डिग्री, 67.5 और 75। तो इनमें से इनकी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। एक ये और एक पाई बाय 8 और एक ये, बस। क्योंकि अगर आपको ये पता होंगी तो बाकी निकल जाती है, कोई परेशान होने वाली बात ऐसा सच है नहीं। समझ में आया? तो जिन पे स्टार लगाया है उनकी वैल्यूज याद कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 15 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालते हो। सर 15 डिग्री को पहले हम लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर उसके ऊपर आप चाहे तो साइन फंक्शन लगा दो, चाहे तो टेन फंक्शन, कॉस फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो वो लगा दीजिए प्लीज। ठीक है, होमवर्क कुछ दिया था क्या मैंने? होमवर्क थोड़ी था कुछ। अच्छा हाँ, एक होमवर्क दिया था। गर्दन हिला रहे हो, पकड़े गए। एक होमवर्क दिया था, याद आया कुछ? मैंने बोला था कि आप अपने आप को प्रॉमिस करके, मुझे प्रॉमिस करके ये बात चाहिए कि रात को सोने से पहले आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के PYQ सॉल्व करेंगे। कितने लोगों ने किया ईमानदारी से बताना? 6 तो मुझे दिख रहे हैं। हाँ, येलो स्वेटर वाले भैया, गड़बड़ कर दी, आज जाके कर लेना। ठीक है, जरूरी है बेटा, वो सवाल आएगा यार। अब जब तुम्हें बता ही दिया कि वो सवाल आएगा तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? समझ में आया? हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी सर्टेनिटी नहीं है कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा। जैसे सर इस टेबल का कोई यूज है कि नहीं, तो जब बता ही दिया कि ये आएगा तो उसको तो करो कम से कम। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और कितने लोगों ने PYQs ऐप में बताइएगा प्लीज, थम्स अप भेजकर कितने लोगों ने कर लिया। और जो भी इसने नहीं किया है, सीरियसली लेते हुए मेरी बातों को प्लीज कर लीजिए। ठीक है, और ये सारी टेबल आप चाहो तो एक बार अपने कॉपी में बनाकर, वैसे नोट्स आपके पास आते हैं, इसी में से ही देख देख कर यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। दिस इज प्योर, आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है, याद करना है। मेरे ख्याल से
बात समझ में आती है। ये सब एंगल्स पे वैल्यू है। अगर हमारा फुल कोर्स होता तो मैं आपको इनको निकालने के तरीके भी बताता, बट तरीके भी बताने के बाद में फाइनली आपको याद ही करनी पड़ती है वैल्यू, ठीक है? तो डायरेक्टली याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है जी। हाँ, एक पूछ रहा है केतन गुप्ता 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? अब मैं तुझे अगर 18 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझाने लग गया तो सुन ले, ऐसे निकालते हैं। 5 थीटा को लिखते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और थीटा लेते हैं 18 डिग्री, ठीक है? 18 इंटू 5 होता है बेटा 90 डिग्री। फिर यहां पर साइन फंक्शन लगा दे दोनों तरफ, और उसके बाद में साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा, कॉस 3 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले यूज करते हुए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे निकालते हैं। बट अब ये चीज समझाने वाली नहीं है, क्योंकि 18 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी बात है। 18 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है वो आपको याद रखनी है, ठीक है? आई होप एंड बिलीव यू गॉट मी। हाँ, नवीन अग्रवाल बता तो दिया कि 18 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकालते हैं। केतन गुप्ता, नवीन अग्रवाल, तो जो भी ये थोड़े से जिज्ञासु लोग हैं बता दिया है। पूरा नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसका कोई यूज नहीं है। यहां पे आइए फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिंग एंगल? एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान सुनना। जैसे कि एक जगह ये लिखा हुआ दिखा √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा मुझे लिखा हुआ दिखाई दिया ना। मैं क्या चाह रहा हूं, मुझे अभी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? 2 सर, एक तो cos थीटा और एक साइन थीटा। तो मैं क्या कन्वर्ट करना चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया? कन्वर्ट इनटू सिंगल फंक्शन, कन्वर्ट दीज टू टर्म्स, कन्वर्ट इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं इसको बदलना चाह रहा हूं। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलने से? उस पर आऊंगा। पहले हमारा जो सोचने का लॉजिक है वो ये है कि इस सबको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बदलते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो भी आपको cos थीटा का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है उसको बोलो a, और जो भी आपको sin थीटा का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है -1 उसको बोलो b, ठीक है? इतनी चीज समझ में आई? फटाफट ये वाली चीज कैलकुलेट करके रख लो अपने पास, मन ही मन में कैलकुलेट करनी है। तो सर ये कितना आ जाएगा? a² प्लस b² का रूट, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, -1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का रूट इज 2। क्या आपको ये बात समझ में आई कि जो cos थीटा और sin थीटा के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर्स के सम का रूट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा देखना अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप यहां से यहां जाते वक्त जो है वो ये है, आप क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। इसको इस चीज से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। a² प्लस b² के रूट से और a² प्लस b² के रूट से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, मतलब ये पूरी चीज 1 लिखी हुई है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान सुनना, और इसकी वैल्यू कितनी आई है इस केस में? सर दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2/2। तो मैंने क्या किया, इस पूरी कहानी को √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो 2 था मल्टीप्लीकेशन वाला वो तो बाहर, और जो 2 था उसको डिवाइड कर दिया। यहां तक देख के बताओ कि ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है, आया ना? कॉमन लेके उड़ाओगे तो सेम ही तो लिखा हुआ है, यस और नो? कोई दिक्कत है किसी को? अब इधर आइए, अब जरा देखना यहां पर एक फंक्शन बनाने का तरीका। मन ही मन में फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कीजिए, cos a माइनस बी का या फिर sin a माइनस बी का। अब यहां पर 2 रास्ते हैं, ठीक है? कितने रास्ते हैं बेटा? 2 रास्ते। ये आपको किसी एंगल पर वैल्यू दिखाई दे रही है किसी फंक्शन की, इसको एक इंसान तो बोलेगा सर ये cos 30 डिग्री लिखा हुआ है। ध्यान सुनना, एक इंसान बोलेगा ये cos 30 डिग्री लिखा हुआ है। जो भी वैल्यू आप यहां पर cos में बोलो तो यहां पर साइन में बोलना, क्योंकि हमें एंगल सेम रखना होता है। सर ये लिखा हुआ है sin 30 डिग्री। तो कितने लोगों को ये चीज ऐसे लिखी हुई दिखाई दी, cos 30 डिग्री cos थीटा माइनस sin 30 डिग्री sin थीटा? आया ना? क्या आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सीधी बताना। नाउ अब सर आप इस पे फॉर्मूला लगा सकते हो, cos a cos b माइनस sin a sin b, जो कि फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ a प्लस b का। समझ में आया? अब जो मेरा अल्टीमेट एम था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं? सर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बनाना चाहते थे, वहां पर साइन और कॉस 2 लोग थे। अब मैं यहां देखूं तो मुझे सिर्फ एक दिखाई दे रहा है और वो है कॉस, यस और नो? आया ना? अब मैंने बोला कि 2 रास्ते हैं, तो दूसरा रास्ता सुनो, एक और भी कुछ बोलेगा कि सर आपने इसको cos 30 डिग्री बोला, मैं तो इसको sin 60 डिग्री बोलूंगा।
कोई गलती नहीं है जी, साइन 60 डिग्री बोलो उसकी वैल्यू भी √3/2 होती है ना। और जब आपने बोला तो इसको अब आप साइन 30 डिग्री मत बोलना, क्योंकि अगर आप एक बार एंगल 30 उठा चुके हो और एक बार 60 उठा चुके हो तो यहां पर भी आपको 60 डिग्री वाला कुछ बताना है। कौन सा ऐसा फंक्शन होता है साइन और कॉस में जिसपे 60 डिग्री की पर वैल्यू हाफ आए? सो दैट इज कॉस 60 डिग्री, है ना। तो जो इसको ऐसे दिख रहा है दूसरे रास्ते से, जो इसको ऐसे देख रहा है दूसरे रास्ते से, वो क्या बोलेगा? उसको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात होती है। नाउ अब जरा देखना, सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो बेटा जी ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का, और बी है थीटा। अच्छा, अब आपको ये दोनों फंक्शन अलग अलग लग रहे होंगे, बट ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। पहली चीज तो हमारा वो वाला काम कंप्लीट हो गया कि हमें एक फंक्शन बनाना था, यहां पर भी एक फंक्शन है, यहां पर भी एक। सर यहां पर कॉस है, यहां पर साइन है। अच्छा, एक और चीज, जब आपको साइन से कॉस में जाना हो या कॉस से साइन में जाना हो तो हम क्या करते हैं? जैसे कॉस 30 डिग्री कितने के बराबर होता है साइन में? कॉस 30 से साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल को आप 90 डिग्री में से घटाते हो, एंगल को आप क्या करते हो? 90 डिग्री में से घटा देते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हो, यहां से यहां, तो आप क्या करते? कॉस की जगह लिखो साइन, बाहर 2 एज इट इज, और जो भी हमारा एंगल है उसको 90 डिग्री में से घटा दो। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरी चीज यही लिखी हुई है। अगर आप यहां से यहां आना चाहते हो तो सेम काम, 2 साइन की जगह लिखो कॉस, और इस एंगल को 90 डिग्री में से घटाओगे तो ये बचेगा 30 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ अब जो मैं आपको अगली चीज बता रहा हूं, सर इससे फायदा क्या हुआ? एक फंक्शन बनाने से बहुत सारी चीजें फायदा होगी बेटा। आप यहां पर जाकर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सभी को यह तो पता होगा कि अकेला फंक्शन अगर कभी लिखा हो, जैसे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन? बोलो, कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ज्यादा वो कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है? दैट इज 1, और मिनिमम इज -1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू इज -1। तो अकेला फंक्शन था। इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो, इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो सर इतने पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा इस पूरे को हमने इसमें बदला, इस इतने की मैक्सिमम वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2, और मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की कितनी है? -1, और यहां पर आप क्या बोलोगे? मिनिमम वैल्यू इज -2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, मैक्सिमम मिनिमम वाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, यस और नो। ठीक है, ये तो समझ में आया इससे क्या फायदा हुआ? ऐसे सवाल जेई वाले पूछ चुके हैं, इसी को ही मैं जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देता हूं। जनरल हमेशा के लिए आपको कभी भी a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा लिखा हुआ दिखाई दे तो आप इस पूरी चीज को, पहली चीज ऐसा लिख सकते हैं a² प्लस b²। ठीक है, या फिर एक काम करो, हटाओ, बस इतना देखो, और इसकी वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा आपसे। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होता है √a² प्लस b²। ठीक है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है बेटा √a² प्लस b² के आगे नेगेटिव साइन। ठीक है जी, बस ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, और यहां से बस ध्यान रखने वाली ये बात है कि थीटा थीटा सेम होना चाहिए, तभी आप ये चीज लगा सकते हो। थीटा और थीटा क्या होना चाहिए? सेम। साइन और कॉस की पावर क्या होनी चाहिए? 1 उसके बाद में ए और बी कितनी वैल्यू है, क्या है, कौन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए आप? आया ना? बहुत बढ़िया। अब सवाल करें क्या? जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। सर वो बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। ठीक है, 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा की वैल्यू बताइए। ये रिजल्ट आपको याद करना है, ध्यान रखना। ए और बी पहचाने, थीटा थीटा सेम होना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस साइन हो, कुछ भी तो चलेगा। आंसर आप ये बताते हो,
और सर मुझे जब यहां पर दिखाई दिया तो मुझे ए जो है कॉस थीटा का कोफिशिएंट दैट इज 7, सर जो बी है दैट इज साइन थीटा का कोफिशिएंट दैट इज 24। मैंने फटाफट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट किया, दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू कितनी आती है ये बताओ, ये आपको बतानी पड़ेगी। सर ये वैल्यू आती है 25, क्योंकि इसको अंदर वाले को सॉल्व करोगे ये पूरा 625 लिखा हुआ है, और अगर ये 625 लिखा हुआ तो इसका रूट इज 25। फटाफट मैक्सिमम वैल्यू बता दो। सर मैक्सिमम वैल्यू इज 25 प्लस का, और व्हाट इज मिनिमम वैल्यू इज, सर इसकी मिनिमम वैल्यू इज -25। डू यू ऑल गॉट दिस, यस और नो? जल्दी से बता दो बस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। समझ में आई बात? आ जाओ। जेईई मेंस 2019 में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई, और मैं आपसे चाहता हूं कि जवाब दें। नाउ इसका जो जवाब है वो आपके सामने है। सवाल एक बार ट्राई करो। तो जब ये सवाल देखते हैं तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन सी में होते हैं, सर मैं आपको आंसर बताऊंगा। मैंने कहा बोल भाई, बोले सर ये रहा 3, मैंने कहा ठीक है, और ये रहा 5, मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, आगे बता। बोले कि सर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो आएगी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैंने बोला ये कितना हो गया, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 सर 34 हो गया रूट, है ना? तो उसने मैक्सिमम वैल्यू बोली 34। हमें मैक्सिमम ही निकालनी है, मिनिमम पूछ ही नहीं रहा, तो काम खत्म। जैसे ही उसने 34 बोला फटाफट टिक कर दिया, बोले टीचर ने तो यही सिखाया था। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि दिस इज रॉन्ग, और जब आप ये बताओ कि ये रॉन्ग है तो मुझे कारण भी बताइएगा, ऐसा ही नहीं कि आपने कुछ भी उठाकर बोल दिया। जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया ये गलत है, और गलती क्या है वो बताओ, क्योंकि गलत है तो चलो ठीक है सर देख के हाथ उठा देंगे, गलती बताओ। हाँ थीटा सेम नहीं है, समझ में आया? आपको जो यहां सिखाया गया उसमें ये चिल्ला चिल्ला के बोला गया कि थीटा थीटा सेम होनी चाहिए। अब सर थीटा सेम कहां है? थीटा का मतलब है कि साइन और कॉस के अंदर लिखा हुआ एंगल सेम नहीं है। बहुत सही, थीटा इज डिफरेंट। हर्ष जी बोल रहे हैं, कीर्ति बोल रही हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। ऑल्दो दिस टाइम इज चैलेंजिंग, दिस टाइम इज टफ, बट तुम और मैं या फिर तुम और हम मिलकर एक बहुत बढ़िया रैंक ला सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा अभिषेक बहुत बढ़िया, दीप्ति बहुत बढ़िया। तो फिर क्या करें सर, अगर आपको वो फॉर्मूला लगाना है तो थीटा सेम होना चाहिए। अब जरा देखना, अब स्टार्ट होती है सिंप्लीफिकेशन। ये लिखा हुआ है 3 cos थीटा, सामने देखना सर, ये लिखा हुआ है 5 साइन के अंदर साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस थीटा को बाहर निकालो, अकेला करो। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन a cos b, साइन a cos b π/6 होता है 30 डिग्री, दैट इज cos 30 डिग्री, और बीच में माइनस साइन है तो यहां भी माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cos थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी। ना सर ये लिखा हुआ है 3 cos थीटा प्लस 5 cos 30 डिग्री होता है भाई साहब √3/2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 √3/2 साइन थीटा, और सर साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 5 अंदर आएगा तो -5/2 cos थीटा। क्या आपको समझ में आया? अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को क्लब करो, क्लब करो मतलब एक साथ लिखो, तो 3 - 5/2 इज नथिंग बट 1/2। क्या आपको ये बात समझ में आई? सर ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है 1/2 cos थीटा, बीच में लगा हुआ है प्लस साइन, यहां लिखा हुआ है 5 √3/2 साइन थीटा। अब आप जहां पहुंचे हो यहां पर थीटा सेम है, आया ना? क्या ये बात समझ में आई? आया ना? क्या आपको ये बात समझ में आई कि अब थीटा सेम है? अब लगाओ ना फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? अब हम यूज करेंगे दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज, क्या बताया सर, अंडर रूट में जो भी कॉस का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर, और जो भी साइन का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर, बस, और आंसर लिख दीजिए। सर ये लिखा हुआ है 1/4 प्लस 25 इंटू 3 75/4, है ना सर? ये आ जाएगा 76/4, और जिसको आप बोल सकते हो कितना अपॉन 2। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या?
ठीक ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग तो नहीं रही। आप लोग क्या बोलते हैं? अच्छा कैंसिलेशन सर, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, वाओ। तो फाइनल आंसर इज √90। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। कितने लोगों को बात समझ में आया ना? तो आपको क्या करना, थीटा थीटा सेम होना चाहिए, बस वहां तक आपको एग्री करना है, ठीक है। चलिए जी, तो आपको क्या ये एक्सपेंडिंग एंगल का मतलब समझ में आया? इसका जो हिंट है वो एक्सपेंडिंग एंगल क्यों रखते हैं, मतलब इसकी हेडिंग हमने ये क्यों लिखी? तो ध्यान से देख, यहां पर था थीटा सिर्फ, जब आप इसको सिंगल फंक्शन में बदलते हो तो एंगल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब ज्यादा लोग आ गए, थीटा में 30 डिग्री या तो जुड़ जाएगा या 60 डिग्री में से थीटा घट गया, तो एंगल बढ़ गया। समझ में आया? फंक्शन एक हो गया, एंगल थोड़ा बढ़ गया, इस वजह से इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग एंगल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। अगली कहानी, यहां पर 3 सीरीज आपके सामने है और आपको इस बात को जानकर विश्वास करना पड़ेगा कि सर इन सीरीज वाले 3 फॉर्मूलाज पर बहुत सारे सवाल आए। समझ में आया? अब मैं आपको धीरे धीरे ये सीरीज के फॉर्मूलेज और ये जवाब याद करवाता हूं, ध्यान सुनना। सर हाँ, याद ही करवाने का हमारे पास वक्त है। डेरिवेशन, फिर से कुछ डेरिवेशन वाले लोग होंगे जो बोलेंगे, तो इसमें बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है, ठीक है। जो भी इसमें एंगल का डिफरेंस चल रहा है उसमें 2 sin β/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और फिर उससे आगे बढ़ा जाता है। तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला क्या है और ये कब लगाना है। पहली चीज, सीरीज 1 और सीरीज 2 को देखो, ठीक है। इन दोनों में ही जब आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही सीरीज के लिए आपको पता चलेगा एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी। ये सारी फंक्शंस एपी में नहीं है, ध्यान रखना, केवल एंगल्स पे ध्यान दो, एंगल्स एपी में है। पहले में कौन लिखा हुआ है? अल्फा, फिर क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा, ऐसे करते करते अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो ये एपी की लास्ट टर्म जिसको आप बोलते हो टीएन, वो लिखी हुई है, ठीक है। तो एंगल जब एपी में हो, साइन पूरी सीरीज में हो या फिर कॉस हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो उस तरफ लिखा हुआ है। और जैसे ही आपको एपी पता चली तो एपी से आप फटाफट ये वाली चीज उठा लो, दैट इज फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कौन सा है? दैट इज अल्फा। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल कितना है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स, एंगल्स का कॉमन डिफरेंस कितना है? यहां से यहां जाते वक्त बीटा जोड़ा, यहां से यहां जाते वक्त फिर से आपने बीटा जोड़ा, तो सर दैट इज बीटा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? फिर से जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछता हूं और सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा पढ़ाने के बाद में, जहां पर हर सवाल पे मैंने ये बोला था कि बेटा जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो दिमाग लगाकर जवाब देना, कहीं देखकर या किसी को सुनकर जवाब मत देना। तो जब मैं यहां पूछता हूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो बहुत सारे लोग यहां पर n-1 देखकर बोल देते हैं सर n-1 नंबर ऑफ टर्म्स है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नंबर ऑफ टर्म्स आर n। कैसे? क्योंकि अल्फा प्लस 0 बीटा लिखा हुआ है यहां सबसे पहले, अल्फा प्लस 0 बीटा से स्टार्ट होकर, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक आया है, तो 0 से लेके n-1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n। क्या आपको ये बात समझ में आई? नाउ सर सारी सीरीज साइन की हो या फिर सारी सीरीज कॉस की हो, ध्यान सुनना, ये फैक्टर दोनों में सेम है। हाँ, ये फैक्टर दोनों में क्या है? सेम। अगर सीरीज साइन की है तो यहां साइन, सीरीज कॉस की है तो यहां कॉस, बाकी अंदर वाली सारी चीज सेम है एग्जैक्टली। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसको ध्यान से याद करना, ऐसा नहीं है कि सारी सीरीज साइन की हो तो यहां साइन लगा दिया, कॉस की हो तो यहां कॉस, यहां कॉस, यहां कॉस लगा दिया, वो गड़बड़ हो जाएगा। कॉस सिर्फ इस जगह आएगा, ठीक है। अब आप जो यहां पुट कर रहे हो वो कौन से 3 लोग हैं? बस यही तो 3 लोग हैं, उस एपी को देखकर आपको जो निकालने हैं। फर्स्ट एंगल अल्फा, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड बीटा इज द कॉमन डिफरेंस। और इसको और सरल तरीके से अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसा देख सकते हो, जहां जहां पर बीटा आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा एक 2 आ रहा है, जहां जहां पर बीटा आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आ रहा है? एक 2 आ रहा है। बीटा अपॉन 2, बीटा अपॉन 2, बीटा अपॉन 2। समझ गए कि नहीं समझे? तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, क्या ये हर एक जगह लग जाएगा? नहीं जी, साइन की सीरीज होनी चाहिए या कॉस की सीरीज होनी चाहिए, एंगल्स होनी चाहिए एपी में। मेरे ख्याल से इतनी चीज समझ में आती है। अब आ जाओ इस पार्ट पे, ये वाला तो बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, इसको बोलूंगा सीरीज नंबर 3। और इसमें आप क्या ध्यान देंगे कि कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। कॉस की टर्म्स क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। एंगल जो है वो जीपी में है, ध्यान से देखो।
अच्छा जीपी भी नहीं, जीपी बोलना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जीपी में कई बार कॉमन रेशियो 3 भी होता है, समझ में आया? जैसे यहां पे दिख रहा है एंगल डबल हो रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 2 हो, तो एंगल्स जीपी में, ये वाली बात मैं वापस हटा ले रहा हूं, एंगल्स डबल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? एंगल जो है वो डबल हो रहे हैं, एंगल जो है वो क्या हो रहे हैं? डबल। तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कॉस की टर्म्स होंगी, इसमें कोई साइन की सीरीज नहीं बनती है, कॉस की ही सीरीज होगी। एंगल्स किसमें होंगे? जीपी मत बोलना, क्योंकि जीपी में सर कॉमन रेशियो, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर यहां पे ऐसा लिखा होता थीटा 3 थीटा 9 थीटा 27 थीटा, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो मैं जीपी नहीं बोल रहा हूं, कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी एंड एंगल्स जो है वो डबल हो रहे हैं। अच्छा फिर से एक बार बताओ, ये जो है ये हमारे पास थीटा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस तरफ? टोटल टर्म्स कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड में? और जब जब मैं ये पूछता हूं कि टोटल टर्म्स बताओ, तो आप ये बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग इज n। कैसे? खुद सोचो। यहां पर थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 0, फिर यहां पर थीटा के साथ 2 की पावर 1, यहां पर थीटा के साथ 2 की पावर 2, थीटा के साथ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 से शुरू होके 2 की पावर n-1 तक गया है, दैट इज 0 से लेके n-1 तक नंबर ऑफ टर्म्स आर n। अब आंसर देख ले क्या है, ठीक है? और यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, थीटा जो है ना दैट इज स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है? इस सीरीज में थीटा जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, और एन जो यूज हो रहा है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, वो मैं लिख चुका हूं। बस ये जवाब आता है। सर आपने स्मॉलेस्ट एंगल क्यों बोला? स्मॉलेस्ट एंगल इसलिए बोला बिकॉज दो तरीके से आपके सामने ये सीरीज आ सकती है, थीटा जिसमें एंगल थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा ऐसे हो, एक जिस तरीके से आप कंफ्यूज होंगे, एक ही ऐसे भी आ सकती है। जैसे मान लो थीटा अपॉन, मैंने यहां पे लिख दिया कुछ भी 32, ठीक है? नाउ जब ये सीरीज ऐसे लिखी होती है तो बच्चों को लगता है अच्छा ये सबसे छोटा थीटा, मतलब ये थीटा है और ये डबल होता जा रहा है, जो सबसे छोटा थीटा पकड़ के जिसको डबल करेंगे वो है हमारा थीटा। अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर जो आपको थीटा रखना है वो कौन है इस सीरीज में, तो ये मत बोल देना ये गलत है, क्योंकि एंगल होना चाहिए डबल। अब की बार ये रखा जाएगा, सबसे छोटा थीटा ये है, यहां से आप डबल करोगे फिर अगला, उससे डबल करोगे अगला, फिर ऐसे 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 होते हुए डबल हो रहे। क्या मेरी बात समझ गए कि थीटा कौन है? सबसे छोटा एंगल उस सीरीज में। तो भैया कॉस की टर्म्स होंगी, मल्टीप्लीकेशन में होंगी, एंगल्स डबल हो रहे होंगे, सिर्फ कॉस की टर्म्स होंगी, ठीक है? एंगल्स डबल हो रहे होंगे, आपको थीटा और एन चाहिए, और यहां पुट करना है थीटा है स्मॉलेस्ट एंगल और एन है नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप यू गॉट दिस। और अगर बात समझ में आ गई तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इस सवाल का जवाब बताइए सर, इस पे कौन सी सीरीज लगेगी, खुद देखकर बताओ। क्या सभी लोगों को, ऐप वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार थम्स अप भेजना बेटा। ऐप वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? थम्स अप भेजना एक बार सभी लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे कमेंट जो है वो चल रही है। बहुत सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर यहां पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो है ये सीरीज है कॉस की, एंगल्स आर इन एपी। कितने लोगों को दिखाई दिया? एंगल्स आर इन एपी, देख लो आराम से, क्योंकि यहां से यहां जाते वक्त आपने 2 पाई अपॉन 19 जोड़ दिया, फिर सर और आगे जाते वक्त आपने 2 पाई अपॉन 19 फिर से जोड़ दिया। तो कॉस की सीरीज है और एंगल्स एपी में है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहां से जवाब निकालने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अल्फा बीटा और एन। अब अल्फा बीटा और एन कैसे निकालते हैं वो सुनते जाना भाई। सर फर्स्ट एंगल इज अल्फा, जहां से एपी स्टार्ट हो रही है, तो अल्फा की वैल्यू होगी पाई अपॉन 19। कॉमन डिफरेंस इज द बीटा। कितना कॉमन डिफरेंस है? एक एंगल में आपने कितना जोड़ा है अगले एंगल तक जाने के लिए? सो दैट इज 2 पाई अपॉन 19। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? फिर मैं जब नंबर ऑफ टर्म्स बोलता हूं, फिर एक भोला बच्चा यहां देखकर बोल देता है नंबर ऑफ टर्म्स आर 17, जो कि एब्सोल्युटली गलत जवाब है। समझ में आया? 17 तो तब बोलता ना भाई
जब 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके 17 तक जाता। नंबर ऑफ टर्म्स का सही जवाब कौन देगा? नंबर ऑफ टर्म्स का सही जवाब कौन देगा? जल्दी से बताओ, व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्म्स? देख लो, ध्यान सुनना। पाई अपॉन 19 का कोफिशिएंट कितना है? 1। पाई अपॉन 19 का कोफिशिएंट है 3। पाई अपॉन 19 का कोफिशिएंट है 5। ऐसे करते करते सर वो 17 तक गया है। तो भैया इस एपी की लास्ट टर्म आपके पास टीएन है 17, और हमारे हिसाब से लास्ट टर्म क्या होगी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2, है ना? तो ये लिखा हुआ बेटा 2n माइनस 1 बराबर 17, 2n बराबर 18, n इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो है 9, ठीक है। हाँ, अब ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स 9 कैसे लिखी आपने, ठीक है। 17 इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अब इसका जवाब लिखता हूं। इसका जो आंसर होता है, अच्छा सर सारी सीरीज कॉस की है, तो यहां पर न्यूमरेटर में साइन की टर्म आएगी, डिनोमिनेटर में भी साइन की टर्म आएगी, और मल्टीप्लीकेशन में यहां पर कॉस की टर्म आएगी। पहले तो ये ऊपर लिखा होता है एन बीटा बाई 2, एन इंटू बीटा बाई 2, देख लो आराम से, एन बीटा बाई 2, और नीचे होता है बीटा बाई 2 अकेला। तो अगर बीटा ये है तो व्हाट इज बीटा बाई 2? सो दैट इज पाई अपॉन 90। ये बात समझ में आती है? बीटा को 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा। तो आप यहां लिखोगे एन मल्टीप्लाइड बाय बीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। और सर नीचे आपने बोला सीधा सीधा ही बीटा बाई 2, और इसके अंदर जो लिखा होता है दैट इज अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द फर्स्ट एंगल, दैट इज पाई बाय 19 प्लस एन माइनस 1, ये रहा एन, इसमें से एक घटाओगे दैट इज 8 इंटू बीटा बाई 2, एंड बीटा बाई 2 इज अगेन पाई अपॉन 90। आया ना? क्या आपको ये बात समझ में आई? सारी वैल्यूज आपने अच्छे से पुट कर दी। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो यहां लिखा हुआ है साइन के अंदर 9 पाई अपॉन 19 मल्टीप्लाइड बाय कॉस के अंदर भी 8 पाई अपॉन 19 प्लस पाई अपॉन 19, तो ये भी 9 पाई अपॉन 19 होल डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 90। क्या यहां तक सब सही चल रहा है क्या? है ना? बट आपका जवाब ये नहीं है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सही सही आएगी। अब जो कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आप में से पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दी कि नहीं, वापस बोलूंगा तो शायद समझ में आए। साइन और कॉस की टर्म एक साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, दोनों का थीटा थीटा सेम हो, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके साइन 2 थीटा को ले आओ। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट, वो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया बिकॉज वहां पे था नहीं, तो ये हो जाएगा सर साइन 2 थीटा, थीटा का दुगना, तो वो है 18 पाई अपॉन 90। और नीचे लिखा हुआ है सर साइन, एक तो 2 और एक लिखा हुआ है साइन पाई अपॉन 90। सुनते जाना आराम आराम से। अभी भी कहानी नहीं समझ में आई सर, तो अब देख एक चमत्कार। इस 18 पाई अपॉन 19 को आप पाई माइनस पाई अपॉन 19 लिख सकते हैं। 18 पाई अपॉन 19 को आप पाई माइनस पाई अपॉन 19 लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर बिल्कुल, एलसीएम लेके देख, अपने आप यही लिखा हुआ है। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाइएगा। व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? थीटा चाहे कुछ भी हो, सो दैट इज साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ठीक है, आपने सर इसको बोला साइन पाई माइनस थीटा, तो ऊपर वाली टर्म जो है दैट इज साइन पाई अपॉन 19 लिखी हुई है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, नीचे एक 2 और एक साइन पाई अपॉन 90। फाइनल आंसर कितने लोगों को दिखाई दिया? सर ये उड़ा दोगे तो आंसर बचेगा दैट इज हाफ। ये पूरा हाफ लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? ठीक है। ये कौन है भाई? समीर खान बोल रहा सर बीटा गलत है। बीटा कैसे गलत है बेटा? तू बता, तेरे हिसाब से बीटा क्या होना चाहिए? ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए जी, सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। ये देखो, वो सीरीज पिछले पेज पे है, शायद सर हम भूल गए, आप एक बार वापस से लिख दीजिए। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा
cos 4 थीटा डॉट 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 टिल cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा जो आता है उसका जवाब होता है साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन थीटा। ये आंसर होता है, ठीक है। और ये आंसर मैंने आपको यहां लिखवा रखा है, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। और जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि थीटा क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सीरीज में जो स्टार्टिंग में होगा ना वही थीटा है, नहीं जी। थीटा वो सबसे छोटा एंगल है जिसका डबल होगा। थीटा वो सबसे छोटे वाला एंगल है जिसका डबल हो रहा है। तो थीटा ये है क्या, इसका डबल करोगे तो ये तो नहीं आता यार, क्योंकि इसका डबल करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। थीटा पहचानना जरूरी है। और सीरीज में पार्टिसिपेट, सर सीरीज में सिर्फ कॉस वाली टर्म पार्टिसिपेट करती है, हमें सिर्फ इतनी टर्म्स का इलाज पता है, इसका हमें कुछ नहीं पता, तो वो ऐसे ही रहेगा, मतलब एज इट इज रहेगा। जिसको मैंने बॉक्स में कैद किया वो बता दो। यहां पर देख के बताना, इसको सही से लिख देता हूं। सबसे छोटा थीटा है बेटा ये वाला, सबसे छोटा 2 की पावर 10 वाला। जब इसमें अगले में जाओगे तो इसका डबल होगा, यहां से यहां आते वक्त, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो है दैट इज पाई अपॉन 2 की पावर 2, और लास्ट में ये भाई साहब एज इट इज, ठीक है। नाउ अब इसका जवाब बता दो। सर इसका जो जवाब होता है वो ये रहा, और इसके लिए आपको इनफैक्ट दो ही चीजों की जरूरत है। थीटा कौन है, सबसे छोटा एंगल दैट इज पाई अपॉन 2 की पावर 10। अब मैं पूछ रहा हूं वापस से नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स मैं तो कभी रटता भी नहीं, ना ही कभी याद करनी चाहिए, हमेशा देखकर निकालनी चाहिए। कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं आप, जो बॉक्स में कैद है यहां से लेके यहां, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है जल्दी बताओ। 2 से लेके 10 तक। अच्छा 2 से लेके 10 तक जब काउंट करने के लिए बोलता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते थे नंबर ऑफ टर्म्स आर 8। 2 से लेके 10 10 माइनस 2, नहीं जी, नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए। 2 पावर 2 से शुरू हुआ, फिर पावर 3, फिर 4, फिर ऐसे करते करते 10 तक जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 9। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया ऐप वालों, शाबाश। अब जवाब लिख दो इस पूरी कहानी का। अगर मैं आपसे जवाब पूछूं तो साइन 2 की पावर n, 2 की पावर n इंटू थीटा सबसे छोटे वाला एंगल, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाइड बाय साइन सर थीटा, और थीटा क्या है पाई अपॉन 2 की पावर 10। सर ये तो इसका इलाज है, साथ में उसने ये वाली टर्म खुद अटैच करके भेजी है, हमने तो इसका कुछ भी नहीं किया, जैसी थी वैसे ही चलती आ रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा उसने ऐसा क्यों किया, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, ये पूरा और ये पावर गई। साइन पाई बाय 2 होता है बेटा 1, साइन के अंदर बचा सिर्फ पाई बाय 2 दैट इज 1, और यहां बच गया 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 होता है बेटा 512, बिकॉज 10 होता है 1024, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा 512। कितने लोगों का ऑप्शन ए मैच कर गया एकदम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, क्या आप सीरीज समझ पा रहे हो? 3 ही फॉर्मूले हैं सीरीज के, इनको याद कर लीजिएगा प्लीज। कोई बड़ी और हाई फाई सीरीज नहीं लिखवाई है, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे, और बहुत आसान है इनको याद करना। चलिए अब मैं आता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नाम पर भी हमारे पास 4 ही फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के नाम पर हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? 4 ही फॉर्मूले हैं केवल और केवल, और वो चारों आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कभी भी आपको साइन x बराबर साइन y दिखाई दे, साइन के अंदर कोई एंगल लिखा हुआ और इधर साइन के अंदर कोई एंगल लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसका जवाब लिखोगे ऐसे, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। ठीक है ना? अब बस ये ध्यान रखना कि साइन की पावर 1 1 होनी चाहिए, एंगल चाहे कुछ भी हो, और दोनों का कोफिशिएंट भी 1 1 है। दोनों का कोफिशिएंट भी क्या है? 1 1। क्या मेरी बात समझ गए? फिर यहां पे आ जाओ, कभी आपको cos x बराबर cos y दिखाई दे, cos x बराबर cos y दिखाई दे, उसका आंसर आता है 2n पाई प्लस माइनस y। tan x बराबर tan y दिखाई दे, तो इसका आंसर आता है x बराबर n पाई प्लस y। और इनके अलावा आपको ये वाली चीजें लिखी हुई दिखाई दे,
ये वाली चीजें आपको लिखी हुई दिखाई दे, tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर y, तो इन तीनों का ही एक ही इलाज है, x बराबर n पाई प्लस माइनस y। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो ना? सर ये चार फॉर्मूले इनको याद रखना, ये काम कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। हाँ, हेलो 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 सभी लोग, एकदम नजरें स्क्रीन पर बना के रखो। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा कि 2 sin थीटा माइनस हाफ बराबर 0, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अच्छा, जब आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आपसे अब की बार एक या दो एंगल नहीं मांग रहा है वो। क्या आप सभी लोगों को यह पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो बार बार अपनी वैल्यू दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, जिसको आप बोलते हो पीरियोडिक फंक्शन, है ना? तो मैं आपसे पूछूं, मान लो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, इसको सोचिएगा कि साइन की वैल्यू हाफ कब कब आती है, साइन के अंदर कौन सा एंगल रखूं कि वैल्यू हाफ आ जाए। अब अगर कोई बोल रहा है कि 30 डिग्री सिर्फ रख दो, जवाब हाफ आ जाएगा, तो वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? अगर वो ये बोल रहा है कि सिर्फ 30 डिग्री पर साइन 30 डिग्री हाफ होता है सर, बट सिर्फ हाफ 30 डिग्री पर ही नहीं बेटा, 150 डिग्री पर भी आता है। समझ में आया कि नहीं समझ में? किस पे आता है? 150 डिग्री पर भी आता है, 390 डिग्री पर भी आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ऐसे बहुत सारे एंगल हैं, एक नहीं हजारों करोड़ों एंगल्स हैं। तो जब मैं आपसे सॉल्यूशन पूछूं, सॉल्यूशन जब भी किसी सवाल का पूछा जाता है मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, सारे बताओ, बोले एक आधा नहीं, तो सारे बताने का सर यहां तो बहुत सारे एंगल आएंगे, लाखों करोड़ों, तो वो इस तरीके से मेंशन किए जाते हैं। और इन सभी में ही यहां पर जो आपको n दिखाई दे रहा है, n इज एनी इंटीजर। n क्या है बेटा? कोई भी इंटीजर है। आप इन सभी में ही n की वैल्यू सिर्फ बदल सकते हैं, क्योंकि x और y तो आपको यहां मिल जाएंगे, पाई एक कांस्टेंट है, बचा n, n आप बदलते जाना, n की वैल्यू कभी 0, कभी 1, कभी -1, कभी 13, कभी 15 लिखते जाओगे, आपको अलग अलग आंसर्स मिलते जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? कोई दिक्कत है किसी को? ये कौन है बे? अभिषेक नारायण, क्या गलत लग रहा है तेरे को? शिवांगी, क्या है गलत? क्या लिखे जा रहे हैं ऐप में गलत? अच्छा, उसका आंसर, अच्छा थोड़ा लेट चलता है ना यहाँ पे, क्योंकि ऐप में टेलीकास्ट थोड़ा 10-12 सेकंड लेट होता है। तो मैंने वो जो पूछा था ना कि सिर्फ एक ही एंगल होगा क्या, तो एक ही एंगल नहीं होगा सर, बहुत सारे एंगल होंगे। अब वो बहुत सारे एंगल थोड़ी लिखने बैठेंगे हम, तो उसकी जगह हम एक फॉर्मूला पकड़ा देते हैं, बोले इसमें n की वैल्यू बदलता जा, तेरे को सारे एंगल मिलते जाएंगे। जैसे कि मैंने ये वाला सवाल पूछा आपसे, सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सर ये वाली चीज पूछना इसी के ही बराबर है कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होगी, 1 इधर 2 से डिवाइड किया, इसको इस रूप में लिखो। सर इसको इस रूप में लिखे मतलब, इसको इस रूप में लिखे मतलब उसमें एक तरफ साइन है और दूसरी तरफ भी साइन की टर्म है, तो ठीक है, इस हाफ की जगह आप कोई भी एक साइन की टर्म लिख दें। कोई बोले सर मैं तो 30 डिग्री लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भाई 30 डिग्री लिख, 30 डिग्री लिखो, या फिर एक ही बात है π/6 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। क्या आप यहां पहुंच गए क्या साइन x बराबर साइन y वाली सिचुएशन पे? अगर पहुंच गए हैं तो उसके बाद में डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज x बराबर, x का रोल ये प्ले कर रहा है n पाई प्लस -1 की पावर n, y का रोल ये प्ले कर रहा है, ये हमारा y है और ये x है। समझ में आया? साइन x बराबर साइन y, और यहां मैंने लिख दिया π/6। और जैसे ही आपने ऐसा लिखा तो वो जो आपने अभी सवाल पूछा था ना सर, साइन की वैल्यू कब कब हाफ होती है, वो सारे 1025 करोड़ की पावर 1025 करोड़ इतने एंगल्स वो लिखे हुए। सर ये क्या बोला आपने, 1025 करोड़ की पावर 1025, मतलब बहुत सारे। तो बस एन की वैल्यू बदलता जा, तेरे को सारे एंगल मिलते जाएंगे। जैसे 2-4 निकाल के देखें क्या? बिल्कुल सही सर, इसमें हमने एन की वैल्यू, आपने बोला कोई भी इंटीजर है, एन की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो मैंने कहा कर तो सही, क्या दिक्कत है? थीटा बराबर यहां 0, -1 की पावर 0 होता है 1, ये आ जाएगा π/6। बहुत बढ़िया सर, सही बोल रहे हो, π/6 एक ऐसा एंगल है जिसपे हाफ आती है वैल्यू। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। फिर किसी ने बोला सर एन की वैल्यू -1 पुट कर दूं, तो करना भाई, किसने मना किया है? यहां लिखा हुआ है एनी इंटीजर। अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पुट करवानी होती
तो मैं वहां लिखता एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी इंटीजर मतलब सर पॉजिटिव नेगेटिव सब। अब आ जाओ, एन की वैल्यू -1 पुट कर, सर ये आ जाएगा -पाई, -1 की पावर -1, सर ये -1 ही होता है। थोड़ा इत्मीनान से देखोगे तो सर इसमें एलसीएम लोगे, ये आ रहा है -7 पाई/6। इस पे आप वैल्यू कैलकुलेट करो, -हाफ, सॉरी +हाफ। फिर किसी ने बोला सर एन की वैल्यू +1 ले लें या +2 ले लें, तो और देख लें। मैं कुछ आपको वैल्यूज निकाल के दिखा रहा हूं। यहां पर आएगा 2 पाई, एन की वैल्यू 2, -1 की पावर 2 कितना होता है बेटा +1, और ये π/6, 12 और 1 दिस इज 13 π/6। ऐसे करके आप में अब जितनी हिम्मत है सारे निकाल लो। मैंने तो वो सारे इन्फिनाइट लिख दिए। आया ना, आया ना, समझ में आया? नाउ अब मैंने आपको जब ये समझ में आया, सारे सॉल्यूशन धीरे धीरे निकलते जाएंगे। आप एन की वैल्यू 15 भी पुट कर सकते हो, एन की वैल्यू 1010 भी पुट कर सकते हो। क्या मेरी बात को आप फील कर पा रहे हो? इनफैक्ट हमें जवाब यहीं पर ही लाके रखना है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वो आपसे पूछेगा कि हमें जो जवाब है ना वो मान लो 0 से लेके 180 के बीच में चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट उसने लगाई, हमने तो नहीं लगाई। तो हम फिर 0 से लेके 180 के बीच में, मतलब कि हम क्या करेंगे, फिर यहां से आंसर निकाल के देखेंगे। इनमें से 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में जो होंगे उनको बता देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। आया ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जब ये पहली सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें आपने साइन थीटा बराबर हाफ को साइन एक्स बराबर साइन वाई वाले रूप में कन्वर्ट किया, तो अब यहां पर समस्या होनी स्टार्ट हुई थोड़ी थोड़ी, और वो समस्या बारीक सी है, आपको उसको फील करना पड़ेगा। सर आपने बोला कि यहां पर 30 डिग्री रख दो, मैं इस 30 डिग्री की जगह 150 डिग्री रखूंगा भाई, क्योंकि साइन की वैल्यू 150 डिग्री पर भी हाफ ही होती है। अब जो 150 डिग्री रखेगा, 150 डिग्री का मतलब है 5 π/6। समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान सुनना। 150 डिग्री जो रखेगा वो गलत कर रहा है क्या? नहीं जी। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचर भी यही बोलते हैं कि यहां पे एक्यूट लिखा हुआ होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कुछ भी हो। तो यहां पर जो 150 डिग्री रखेगा उसको यहां पर भी 150 डिग्री दिखाई देगा, 5 π/6। उसको ऐसा लगेगा कि सर मेरा जो बगल वाला है उसने तो जवाब दिया है π/6 यूज करके, मैं जो जवाब दे रहा हूं उसमें 5 π/6 दिख रहा है। क्या ये दोनों जवाब सेम है? तो आंसर इज यस, सेम है। सिर्फ दिखने में अलग अलग हैं, वैसे ये सेम है। समझ में आया? अब मान लो कोई यहां पे 5 π/6 लिखता है, मेरी बात ध्यान सुनना। थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n 5 π/6। अब इसमें आप n की वैल्यू बदलते जाओ, जितने एंगल आपको यहां से मिल रहे थे सारे यहां से मिलेंगे। बस ये है कि n की अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहां पर आपको n की वैल्यू 0 पुट करने पर π/6 मिला, यहां पर आप n की वैल्यू 1 पुट करो तब आपको π/6 मिलेगा। देख ध्यान से, ये देख n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो π/6 मिला। तो तुझे जितने जवाब यहां मिलेंगे उतने जवाब यहां भी मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो ये दोनों जवाब अलग अलग है कि सेम है? सर सेम। ये दोनों जवाब सिर्फ और सिर्फ दिखने में अलग अलग है। क्या मेरी बात समझ गई? है ना? अब आता हूं उस बात पर कि मैक्सिमम यहां पे आपको एक्यूट एंगल ही रखना चाहिए। क्यों एक्यूट? क्यों? यहां पर जितना बड़ा एंगल रखोगे तुम्हारे लिए तो समस्या है। एक तो किसी में से 30 डिग्री जोड़ना घटाना, एक किसी में से 150 डिग्री जोड़ना घटाना, और इसको बड़ा कर दो 390 डिग्री लिख दो यहां पे, तो वो तो और समस्या खुद के लिए बढ़ा रहे हो। अगर आपका जोड़ना घटाना बहुत अच्छा है तो आप चाहे कोई सा भी एंगल रखो, वरना जनरली हमेशा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, और ना ही ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। आप चाहे यहां पे एक्यूट रखो, चाहे ऑब्ट्यूज रखो, चाहे कुछ भी रख दो, 360 डिग्री से बड़ा एंगल रख दो तब भी चलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब आगे आने वाले सवालों में हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि फैक्टराइजेशन करके, अब मैं अगर आपको सवाल सॉल्व करना सिखाऊं तो भैया ये स्टेप्स हैं, फॉर्मूलाज लगाकर पहले हम लगाएंगे फॉर्मूलाज, वहां से हम करेंगे क्या? फैक्टराइजेशन। उससे अगला स्टेप क्या है? फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाएंगे, और उसका जो अगला स्टेप है
गिवन चार फॉर्मूलाज को यूज करके, गिवन चार फॉर्मूलाज को यूज करके आंसर, यहां से पहुंचेंगे जवाब पे। नाउ अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊं तो ये वाला है बेटा, क्योंकि फैक्टराइजेशन कैसे की जाएगी वो सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो अभी करते हैं सवाल। एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला किस प्रकार लगाना है वो समझा देता हूं। कभी टर्म्स आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में दिखाई दे तो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करना मल्टीप्लीकेशन में। कभी टर्म्स आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिखाई दे तो उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, और जब आपको टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे, इनफैक्ट ये वाली बात सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए वैलिड है। समझ में आया? ऐसा झोल चलता है, जब टर्म्स एडिशन में होती हैं तो हम उसको मल्टीप्लीकेशन में बदलते हैं, और जब मल्टीप्लीकेशन में होती है तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलते हैं। समझ में आया? तो ऐसा हो तो ऐसा बनाए, ऐसा हो तो फिर ऐसा बनाए, और इसके लिए इस्तेमाल होंगे लास्ट क्लास में बताए गए फॉर्मूलाज। ये एक छोटा सा तरीका है सोचने का, ऐसा नहीं है इससे काम चल जाएगा, और भी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। क्या आप लोग तैयार हैं जवाब के लिए? ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, शुरू हो जाओ, कोशिश करो। फैक्टराइजेशन मतलब आपको समझ में आ जाएगा, एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा, घबराइए नहीं। जो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है वो इक्वेशन ये वाली है, और सिंस आप गणित की क्लास में है तो पेन यहीं पर चलाओ, ताकि कोई गलती होगी तो यहीं समझ में आएगी। घर पे जाके सर थोड़ी ना हम वापस इसी लेक्चर को दोबारा देखेंगे। चलिए जी, मैं करूं मदद? चलो सर, आपने जो बात बताई वो हमारे दिमाग में बैठ गई है, और हमने क्या किया, यहां पर हमें कुछ टर्म्स एडिशन में दिखाई दे रही हैं, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, वो वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फील करेंगे कि आपको सांस नहीं आ रही है। समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूले होने बड़े जरूरी है, और फॉर्मूले याद करने का एक मजेदार तरीका बताता हूं। आज से लेके जब तक जेई मेंस हो, वो सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे, कुछ आज, कल वाला लेक्चर और हो जान दो। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो हो चुके हैं, कल वाले में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के आएंगे, उनको बाद में भी याद कर लेना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं उनका एक चाहो तो बढ़िया प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो अपने हाथ से थोड़ी मेहनत करके एक पेज पे लिख लो, और उसका बनाओ एक छोटा पेज फोल्ड करके, वो हमेशा अपनी पॉकेट में रखो। जब सवाल सॉल्व करो तो सामने निकाल के रख लो, भैया कौन कौन सा फॉर्मूला अच्छा ये वाला यहां लगाता हूं। और जब फ्री बैठे हो कभी तो निकाल लिया, एक बार ऐसी नजर मार ली, अच्छा ये होते हैं, वापिस जेब में डाल दिया। आज से लेके अगर आप जेई मेंस तक ये काम करते हो, याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। बट ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ सर कॉपी में लिखे पड़े हैं, कल करूंगा, चलो ठीक है सर परसों करूंगा, बाद में किसी दिन एक दिन बैठ के करूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। सारे एक पेज पे लिख लेना और अपनी जेब में रखो 24 घंटे वो पेज। क्या मेरी बात समझ गए? दो फायदे हैं उसके, कभी ऐसा सवाल आए फॉर्मूला भूल जाए, तुरंत पेज निकाला, अच्छा ये फॉर्मूला, और दूसरा बैठे बैठे याद हो जाएंगे। चलिए जी, मैंने साइन एक्स और साइन 3x को एक साथ रखा, और माइनस साइन 2x एक साथ अलग कर लिया। ध्यान सुनिएगा सर, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, जो कि फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, एक्स प्लस 3x 4x अपॉन 2 इज 2x। फिर आता है सर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, एक्स माइनस 3x अपॉन 2, और यहां लिखा हुआ है माइनस साइन 2x। बस जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इसने अपने आप ही सवाल ने दम तोड़ दिया, होगी फैक्टराइजेशन। देखो ध्यान से,
अच्छा, कितने लोगों को यह पता है कि कॉस के अंदर नेगेटिव साइन लिखा हो या ना लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यह बात ध्यान रखिएगा प्लीज। कॉस के अंदर नेगेटिव साइन हो तो आप उसको चाहे हटा दो, बट साइन के अंदर नेगेटिव साइन हो तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है बेटा -2x अपॉन 2, तो ये लिखा हुआ है कॉस के अंदर पूरा का पूरा -x। ठीक है, अब मैं माइनस नहीं लिखूंगा। ये और ये फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आता है? फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आता है? एक तरफ बराबर 0 होना चाहिए और बाकी इधर टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर्स बना दिया। ठीक है, नाउ जैसे ही मैं sin 2x को कॉमन लेता हूं, काम खत्म। सर ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है cos x, यहां लिखा हुआ है -1। लो सर, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, दोनों फैक्टर्स को 0 करते हैं। लो भाई, sin 2x बराबर 0, या तो ये हो सकता है, या फिर सर 2 cos x माइनस, जब आप इस फैक्टर को 0 करोगे तो यहां से आ जाएगा cos x बराबर हाफ। जब मैंने फैक्टर्स किए तो मुझे ये दो वैल्यूज पता चली, समझ में आया? और इनके बीच में लगता है बेटा और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है प्लस। ये हुआ तो भी ठीक, ये हुआ तो भी ठीक, दोनों के आंसर कंबाइन करके बताएंगे। ठीक है, आया ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो मैंने इसको सॉल्व किया। हमेशा आपको सवाल में कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा कि जवाब वो आपसे सारे चाह रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर रेंज में चाह रहा है। समझ पा रहे हो? अब की बार सारे नहीं बोले उसने, क्योंकि वो जो x आपसे निकलवा रहा है, दैट x इज, x जो भाई साहब है वो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 90 डिग्री से छोटे 90 डिग्री ओपन तक लाई करते हैं। मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़े आपको आंसर देने हैं। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़े आपको आंसर देने हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? फैक्टर्स किए तो मुझे ये दो वैल्यूज पता चली। इंटीजर हाँ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? दिखाई भी दे रहा हूं? ऐसा कैसे हो गया वे? बैठा ही हुआ था मैं तो। एक्चुअली थोड़ा नेट का इशू हुआ जिस वजह से डिस्कनेक्टिंग होगी। एक बार बाकी ऐप वाले लोग भी थम्स अप भेजे कि क्या मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूं। कभी कभी वीडियो चलती चलती बफर होने लग जाए तो समझ जाना कि नेट का कुछ इशू हुआ है। ठीक है, घबराए नहीं, जो कि तुरंत ही रिपेयर कर दिया जाता है जैसा अब हुआ है। हाँ जी, थम्स अप भेजे प्लीज। नो वीडियो। अब एकदम वीडियो और ऑडियो क्लियर है क्या? बहुत सही, वापस आ जाते हैं। हमने फैक्टराइजेशन की, यहीं पर था या फिर कहां पहुंच गया था मैं? आवाज आनी किधर बंद हो गई थी? ये फैक्टर तो बता दिए थे। ठीक, नाउ सर अब इनका जवाब देखते हैं अगर हम ध्यान से। तो उसने पूछा x की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होगी, मतलब हमें इससे बाहर नहीं जाना है। एक बात बताओ, कौन कौन से ऐसे एंगल्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे एंगल होते हैं 0 और 90 डिग्री के बीच में जिन पर कॉस की वैल्यू हाफ आती है? सर एक ही होता है, दैट इज 60 डिग्री। हाँ है ना? ये तो एक ही होगा, दैट इज 60 डिग्री। बोलो। अरे कुछ तो बोलो, हाथ उठाओ कुछ। मैं ऐप पे सही दिखाई दे रहा हूं? ऐप वालों एक बार थम्स अप भेज दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इधर आओ जरा, आपको यहां पर x रखना है, उसका 2 गुना आंसर 0 होना चाहिए, ध्यान रखना।
यहां से अगर मैं आपसे x पूछूं तो कौन कौन से x होंगे, मतलब 2x पर वैल्यू 0 आनी चाहिए, 2x पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो आप एक तो वैल्यू ले सकते हो सर, एंगल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा एंगल होगा, जैसे 90 डिग्री ले सकते हैं क्या, नहीं सर, क्योंकि अगर आप यहां पे 90 डिग्री रखते हो तो x की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती, वो उससे छोटा है ना। तो मुझे तो दो ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 60 डिग्री। आपको तीन कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक लिख रहा था तीन सॉल्यूशंस आएंगे। चिराग भाई साहब आप बोल रहे हो 180 डिग्री रख दो सर, यहां पे 90 रख दो, ये 180 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 90 नहीं रख सकते बेटा, 90 पर ओपन ब्रैकेट है, मतलब वैल्यू आपको 90 से छोटी रखनी है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, हाँ ना, ये समझ में आया, अरे बोलो, तो दो ही आंसर है, फैक्टराइजेशन समझ में आई। चलिए अब लगाइएगा खुद अगला सवाल। आदर्श बोल रहे हैं कि सर इसमें 45 डिग्री सेटिस्फाई कर जाएगा। बेटा 45 डिग्री यहां रखेगा, 45 इंटू 2 90 होता है, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर 0 नहीं आती बेटा, 1 आती है, ठीक है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। चलिए इस सवाल को थोड़ा समझा देता हूं, सेट थ्योरी के थ्रू ये दिया गया है, दैट इज इसमें बोल रहा है कि इस सेट एस में वो लोग हैं या वो थीटा हैं जो इस रेंज में बिलोंग करते हैं, मतलब हमें अब अगेन वापस सारे जवाब नहीं बताने, -360 डिग्री, ध्यान सुन लेना, दिस इज -360 डिग्री से लेके +360 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल है सारे वो बताने हैं, और इस प्रकार बताने हैं कि ये वाली चीज 0 हो जाए। ठीक है जी, हाँ। अब यहां पर जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सोचने का तरीका क्या है, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, दैट इज मेक फंक्शन सेम और एंगल सेम। हम कई कई बार ये वाली चीज भी सोचते हैं, व्हाट इज दिस सर, मेक फंक्शन सेम और एंगल सेम। आप कोशिश करें कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है उसमें सब जगह एक ही एंगल दिखाई दे, सब जगह या तो थीटा 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 या फिर 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, और सारे के सारे फंक्शन एक दिखाई दे। जैसे मुझे यहां पर साइन और कॉस दिख रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सारा फंक्शन साइन का ही हो या फिर सारा कॉस का ही हो, समझ में आया, उससे क्या है फैक्टराइजेशन आसान हो जाती है। क्या मेरी बात समझ गए, एंगल एक जैसा बनाओ और फंक्शन एक जैसा बनाओ। अबे 6 ही तो लोग हो, तुम भी हाथ उठाने में कंजूसी कर रहे हो। हाँ आ जाइए जी। अब क्या करेंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन की जगह कॉस नहीं लाया जा सकता, लाओगे तो रूट आ जाएगा, बट इस कॉस की जगह साइन ला सकते हैं बहुत आसानी से। बस ऐसा करते ही काम खत्म। सर ये लिखा हुआ है 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा +3 साइन थीटा। अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं, नेगेटिव साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है बेटा, ये क्या लिखी हुई है, एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। जो जिनको डायरेक्टली दिखता है तो वो तो इसको क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेंगे, जिनको थोड़ा कम कम समझ में आता है ना, जहां पर कम कम समझ में आता है, जो आप थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को टी बोल दो, साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए क्या बोल दो बेटा, टी बोल दो। जैसे ही आप टी बोलोगे आपको एक क्वाड्रेटिक दिखाई देगी, वहां से वेक्टर निकाल लो, वरना सर हम सीधा ही कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -4, तो -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2 बराबर 0 है ना। इसमें से और इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन ले, यहां बचेगा साइन थीटा और यहां बचेगा -2, इसमें से +1 कॉमन ले ले, यहां बचेगा साइन थीटा -2। फैक्टर्स एकदम तैयार हैं, फैक्टर्स एकदम तैयार हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन तक ले जाना है। कृष्णा अग्रवाल जी बोल रहे हैं सर बट यहां तो थीटा सेम है, तो बढ़िया बात है ना, तो मैं तो तुझे ये बोल रहा था कि थीटा और फंक्शन सेम बनाया करो, अगर नहीं हो तो
तो यहां पर है तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, परेशान होने वाली बात नहीं है। नहीं सेम होते तब परेशान होते, तू तो सेम है तब भी परेशान हो ही जा रहा है, बोले सर ये क्या हो गया, थीटा तो सेम है, हम क्या काम करेंगे, तू फैक्टराइजेशन कर। चलिए सर, दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, जब आप इसको जीरो करोगे तो यहां से साइन थीटा बराबर आ जाएगा -1/2, और जब आप इस फैक्टर को जीरो करोगे तो आपको पता चलेगा साइन थीटा बराबर 2। ऐसा नहीं हो सकता जी, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, दैट इज ओनली 1, उससे बड़ा वो होता नहीं है। तो यहां से तो कोई जवाब आएगा नहीं, ले देके वापस वो इसी सवाल पे अटक गया कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कब कब होती है। वापस अब सर वापस हम क्या सोचेंगे, इसको उसी रूप में ले चलो, साइन एक्स बराबर साइन वाई वाले। मेरी बात ध्यान सुनना, कोई ऐसा एंगल पता है क्या जिसपे साइन की वैल्यू -1/2 आती हो? कोई एंगल ऐसा पता है क्या जिस पर साइन की वैल्यू -1/2 आती हो? सर -1/2 अगर आती होगी तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वरना अभी एक चीज बताई थी वहां से सोच ले, ये वाली चीज। सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा अगर इसको हाफ बना दे तो माइनस साइन अपने आप आ जाएगा, तो हाफ ये बनता है 30 डिग्री पे, तो साइन ऑफ -30 डिग्री बोल दूं क्या? क्या बोलते हो? साइन ऑफ -30 डिग्री बोल दूं क्या? है ना, बिकॉज ये माइनस साइन बाहर जाएगा और साइन 30 डिग्री हाफ हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ 210 डिग्री भी बोल सकते हो जसविनी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 210 डिग्री भी आप यहां लिख सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर इसके आगे, अब जो फॉर्मूला था वो याद होना चाहिए, और इसके आगे आप लिखोगे साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो फॉर्मूला इज एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6। सर ये वो सारे सॉल्यूशंस आगे थीटा के। n कौन है? एक इंटीजर। n कौन है? एक इंटीजर, बहुत बढ़िया, ठीक है, n एक इंटीजर है। अब यहां से मुझे n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके बताइए कि अलग अलग वैल्यू पुट करने पर जो जो एंगल आ रहे हैं उनमें से कितने इस रेंज में है। जल्दी से, अब ये काम आपका है, ठीक है, अब ये काम जो है ये कितना है, ये आपका है। और अगर आपको ये रेडियन में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ है 180 डिग्री इंटू 2, सॉरी n इंटू 180 डिग्री प्लस -1 की पावर n, और सर ये यहां कितना लिखा हुआ है, -30 डिग्री। अलग अलग n की वैल्यूज पुट करें और मुझे बताएंगी कौन कौन से एंगल्स हैं जो इस रेंज में फिट बैठते हैं। जैसे ही वो 360 डिग्री से बड़ा और -360 डिग्री से छोटा हो तो आप उसको मत इंक्लूड कीजिएगा। देखना जरा, एक थीटा 210 डिग्री आ रहा है क्या? हाँ सर, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 180 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से पुट करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। फिर एक 330 डिग्री भी आ रहा है क्या? सर 330 डिग्री कब? जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, ये भी उसमें फिट बैठता है ना। जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं तो -30 डिग्री भी आ रहा है क्या? हाँ, ये काम अब आपको करने पड़ेंगे भाई, ये आसान है, n की वैल्यू अलग अलग बदलनी है और एंगल्स निकालने है ना। -150 डिग्री भी आ रहा है क्या? n की वैल्यू -2 पुट कर दे बस, या n की वैल्यू 1 पुट कर दे नेगेटिव की। जैसे ही नेगेटिव -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -180 और ये आ जाएगा +30, देख ले, -150 डिग्री। इन चारों के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है क्या जो इस रेंज में फिट बैठती हो? पहले तो ये बताओ, बोलो भाई। नो सर, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगी। अब अगर आप, जैसे कि ये वैल्यू कब आई? जब आपने n की वैल्यू 1 पुट की। ये कब आई? जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की। ये तब आई जब आपने n की वैल्यू 0 पुट की। ये -1। अगर आप -2 पुट कर देते हो
तो ये जो आंसर आएगा ये -360 डिग्री से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है। अब वो बोल रहा है, ध्यान सुनना, इस सेट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबका सम, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी थीटा आएंगे इस सेट के अंदर, कौन है, वो सारे एंगल्स हैं जिस पर ये वाली कहानी 0 होती हो, ये वाली कहानी इन एंगल्स पे 0 होती है, इन सबका सम पूछ रहा है। सम बताना जरा कितना आ रहा है। अरे सबका सम बता दो यार, सामने लिखा हुआ है सम पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हो भाई। 360 डिग्री आ रहा है सबका सम। सर इन दोनों को जोड़ोगे तो 300 और इन दोनों को जोड़ोगे तो 60, 300 + 60 है, सम आ रहा है 360 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो 2 पाई। ऑप्शन कोई है क्या? हाँ सर। क्या बात अच्छे से समझ में आई? फैक्टराइजेशन और फिर यहां लिखे हुए 4 फॉर्मूलों में से किसी एक का इस्तेमाल। और मेरे ख्याल से अगर आपको पूरा एक चैप्टर सिर्फ 4 फॉर्मूलों पे बेस्ड हो तो वो 4 फॉर्मूले याद करना तो समझदारी की बात है। चलो और देखो, अब की बार लॉग आ गया, घबराना मत, वापस सीधा सीधा वो चाहता नहीं कि आपसे फैक्टराइजेशन हो जाए, तो लॉग आ गया तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। ध्यान सुनना, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है लॉग, जिसका बेस है हाफ, यहां लिखा हुआ है मॉड ऑफ साइन एक्स। और सर ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको इसके पास ले जाके लिखो, ये वाली टर्म वहां जाएगी तो ये हो जाएगा ये। और सर यहां लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को यहां लिख दी। सेम लॉग m प्लस लॉग n, दोनों का बेस जो है दैट इज सेम, तो मेरे ख्याल से काम खत्म। आप यहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉग की, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां लिखा हुआ है 2। लॉग a विद बेस b बराबर c, यहां से आपको पता चलेगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो मॉड है वो किसके बराबर हो जाएगा? सर इसको इधर लेके जाओ, दैट इज हाफ की पावर 2, दैट इज 1/4। ठीक है जी। अभी आपको थोड़ी देर पहले और इनफैक्ट पिछली क्लास और आज वाली क्लास मिलाकर ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि मुझे साइन और कॉस की टर्म मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रही है विद सेम एंगल। क्या करना चाहिए सर? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, ऐसा बोल दो कि 2 एक यहां से निकाल के वहां भेज दिया तो भी एक ही बात है। सर ये क्या लिखा हुआ है? आपने बोला था फंक्शन एक बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, और अब की बार फंक्शन एक बहुत आसानी से बन गया। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के साथ 2 हो तो ये लिखा हुआ है साइन 2x, यहां लगा हुआ है मॉड, और यहां लिखा हुआ है बेटा हाफ। मॉड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, याद होगी शायद। सर ये लिखा हुआ है साइन 2x बराबर प्लस माइनस हाफ, वापस प्लस माइनस हाफ पर आके अटक गया सर, ये वापस प्लस माइनस हाफ पे आके अटक गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, क्या मैं ये वाली चीज लिखूं? या ऐसे लिखूं? एक ही बात है। या फिर चलो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो भी तुम्हारी इच्छा है। एक तरीका है, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर होता है तो उससे आंसर आता है एक्स बराबर प्लस माइनस अल्फा। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। ऐसा लिखने से फायदा क्या हो रहा है? मैं ये वाला फॉर्मूला लगा पाऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत आसान है लगाना, एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां से चले जाओ, और इसको फिर आप किस रूप में बदलोगे? सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x, और 1/2 का होल स्क्वायर कब होता है? सर आप इसको बोल दो दिस इज साइन स्क्वायर, अगेन हाफ वैल्यू कब आती है सर? 30 डिग्री पे, दैट इज π/6। ठीक है, तो ये कहानी ये लिखी हुई है। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई में ये रोल प्ले कर रहा है बेटा एक्स का, ये रोल प्ले कर रहा है वाई का। फॉर्मूला होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है जी, है ना? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या सर एकदम अब ऊपर से जा रही है बात, ये देख लो।
x बराबर n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है जी, चलिए अब बताओ x क्या है। सर x की जगह है 2x, समझ पा रहे हो। सर यहां लिखा हुआ है n पाई प्लस माइनस वाई कितना है पाई बाई 6। आपसे वैल्यू 2x की नहीं पूछी है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन में वो हमेशा x की वैल्यू पूछता है, तो उसे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। अब आप यहां पर अलग अलग n की वैल्यू पुट करके मुझे जवाब बताइए कितने इसमें से वैल्यूज होंगी जो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में है। बोलो भाई, इंदौर वालों, चुपचाप बैठे किस लिए, कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई साहब। हाँ, इसमें n की वैल्यू अलग अलग डालकर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ, केतन गुप्ता जी बोल रहे हैं सर 4 आंसर्स होंगे, गलत जवाब है बेटा, 4 नहीं होंगे, आप एक भी जवाब छोड़ नहीं सकते। अच्छा, पाई अपॉन 12 को आप कैलकुलेट कर सकते हो, 15 डिग्री होता है, समझ गए। तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पहले ही वैल्यू डालने से पहले ही, दिस इज 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस एन पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस 15 डिग्री। अब वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करो, कितनी वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, n 0, तो यहां से दो जवाब आ रहे हैं बेटा प्लस माइनस 15 डिग्री। n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो वापस से दो जवाब और आएंगे, दैट इज 90 प्लस 15 115 या 105 सॉरी, और 90 माइनस 15 दैट इज 75। ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो दैट इज 180 प्लस 15 195 है ना, और 180 माइनस 15 तो 165। ठीक है, और चलते जाओ। अच्छा, n की वैल्यू क्या मुझे नेगेटिव में पुट करनी चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है। n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 270 प्लस 15, ये दोनों ही लोग 270 प्लस 15 और 270 माइनस 15 इसके अंदर होते हैं। जैसे ही आपने n की वैल्यू 4 पुट की, n की वैल्यू 4 मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 15 वाली मत लेना क्योंकि वो इससे बाहर चली जाएगी, सिर्फ माइनस 15। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। समझ में? यहां पे मैंने प्लस 15 वाली क्यों नहीं ली, अरे 360 डिग्री प्लस 15 कितना हो जाएगा सर, 360 डिग्री से तो ज्यादा ही हो जाएगा, जबकि वो बोल रहा है 360 डिग्री से ज्यादा हमें नहीं जाना है ना। ये कौन से लोग हैं जो 8 बोल रहे हैं बेटा, तो ये वाली वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा, ये 360 डिग्री से कम है। कितने लोगों को बात समझ में आई, और कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो वो बता दो। अच्छा, एक और गड़बड़ हुई है मुझसे, बहुत सही बोला, कौन है ये, सिमरजीत बोल रहे हैं, मतलब बाकी सब लोग एकदम बेहोश हैं। सर यहां पर भी फिर आपको एक ही वैल्यू लेनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हो प्लस 15 और माइनस 15 डिग्री, माइनस 15 डिग्री नेगेटिव एंगल होता है, तो यहां पर प्लस 15 डिग्री, बहुत बढ़िया, मैंने प्लस माइनस दोनों लिख दिए थे, माइनस 15 डिग्री नहीं चलेगा क्योंकि वो 0 से छोटा है। हाँ हाँ हाँ, हर्ष, ओजस्वी, बहुत सही, ऐप पर जो लोग हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो माइनस 15 डिग्री यहां से हटा दिया और यहां से एक हटा दिया, अब टोटल नंबर ऑफ इज कितने सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, 8। ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे थे, मैं गलत बोल रहा था, 9 इज नॉट द आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर, माइनस 15 डिग्री नहीं ले सकते। एक और कर लो चलो फटाफट।
जल्दी जल्दी जल्दी, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा लिखवा देता हूं, आपको अभी याद नहीं होगा और लास्ट क्लास में बताया था, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी होता है बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। हाँ, अब ये हिंट है, फैक्टराइजेशन कीजिए फटाफट। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, सम निकालना है सारे सॉल्यूशंस का जो 0 और पाई के बीच में हो, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है सर इसको फैक्टराइज करना, और फैक्टराइजेशन के नाम पे अगर मैं देखूं तो यहां लिखा हुआ है 8 cos x, और अब वापस वही हिंट कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने ध्यान से देखा, यहां पर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, और जिसमें एक में एंगल लिखा हुआ है a प्लस बी और एक में एंगल लिखा हुआ है a माइनस बी। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही घर से सॉल्व करके आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं, आपको सवाल की शक्ल खुद बता देगी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है जिसमें ये दोनों एक साथ हो तब वो लग सके? सर ये वाला ही, और कोई ऐसा फॉर्मूला लिखवाया नहीं, समझ में आया? तो इसके अलावा मैं यहां पर और कुछ नहीं लगा पाऊंगा, समझ में आ रही है मेरी बात? तो फॉर्मूला देखकर, सवाल देखकर हम एक्टिवेट होते हैं। अभी आपके जेब में अगर वो सवाल वाला या फॉर्मूले वाला पर्चा होता, सारे पे एक बार नजर मार लो कि यहां कौन सा फिट बैठ रहा है, वो लगा के देखो, काम खत्म। जितना ज्यादा आप फॉर्मूला लगा लगा के देखोगे उतनी ही प्रैक्टिस बढ़ेगी और उतनी आपको ज्यादा अच्छे से फॉर्मूले मेमोराइज होंगे। चलिए जी, सर 8 cos x बाहर है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला इज दिस, दैट इज cos स्क्वायर a कौन है सर? पाई बाय 6 माइनस साइन स्क्वायर b कौन है सर? x, तो साइन स्क्वायर x हो गया। ये तो इन दोनों की कहानी, माइनस हाफ ऑलरेडी वहां बैठा है और इस तरफ +1 है, सुनते जाना आराम आराम से। नाउ ये क्या लिखा हुआ है भैया? सर ये लिखा हुआ है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, इसका स्क्वायर होता है 3/4, माइनस हाफ यहां ले आओ, माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। आपने बोला था, अभी यहां रुककर, सर आपने बोला था कि फंक्शन सेम हो तो अच्छा लगे, बोला था। यहां पर फंक्शन है साइन का, वहां पर है कॉस का, इन दोनों में से अगर आपको सेम बनाना हो तो आप यहां पर कॉस आसानी से ला सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो कुछ। तो अब यहां पर कॉस ले आओ, तो इसमें मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसकी जगह, और ये लिखा हुआ बेटा एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 3 माइनस 2 ये आ रहा है 1/4, ठीक है। अब 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स पहले लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ है -3/4। सर अगर आप एलसीएम ले लो तो ये लिखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3/4। पहले आप सभी लोग इस पे देखें कि इस ब्रैकेट के अंदर जो बना वो ये लिखा हुआ है, मैंने सारा सिंप्लीफाई करके दिखाया। फंक्शन भी सेम बना लिया, फैक्टराइजेशन भी हो गई, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि ये पूरी कहानी लिखी हुई है बेटा जी 4 कॉस स्क्वायर, कौन है जे? एक सेकंड, ठीक है, हाँ यहां जाइए वापस से। सर 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3/4 ये पूरा लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है 8 कॉस एक्स, बस ठीक है जी। और यहां लिखा हुआ है सर 1, उड़ाना स्टार्ट कीजिए, ये गया, कॉस एक्स को अंदर भेज, सर ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 कॉस एक्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर यहां पर एक 2 बचा, इसको इधर भेज दिए, हाफ, उस 2 को इधर डिवाइड कर तो हाफ। क्या आपको एक फॉर्मूला दिखा बढ़िया सा, चमचमाता हुआ फॉर्मूला? जितने लोगों को दिखा है आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान। लो सर यही तो लिखा हुआ है, दिस इज cos 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, दिस इज cos 3 थीटा का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से बात समझ में आती
इसके आगे सारी कहानी तुम्हारी है भाई, ठीक है। हाँ, अगले सवाल में या अगले केस में, मतलब अगली क्लास में डिस्कस भी नहीं करूंगा, क्योंकि cos x बराबर हाफ, तो cos x बराबर cos y वाली सिचुएशन बनाएंगे। दैट इज ये वैल्यू कब आती है सर? 60 डिग्री पे, दैट इज π/3 पर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको देखो, cos x बराबर cos y और cos x बराबर cos y देखते ही ये वाला फॉर्मूला लगाएं, यहां पहुंच जाएं, यहां से x की वैल्यू निकालें, ठीक है, और अलग अलग n की वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू निकालने के बाद में अलग अलग n की वैल्यू पुट करके वो सारे जवाब लिख लेना जो 0 और पाई के बीच में आते हैं। जो जो जवाब आपको 0 और पाई के बीच में दिखाई दे उन सबको ऐड कर लेना। ऐड करने पर वो बोल रहा है जवाब आता है k पाई, k की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। इसके आगे आपको खुद ही करना पड़ेगा बेटा, मैंने कर करके दिखा दिया है, वापस अगर करके दिखाऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, उससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आंसर क्या है वो आप चेक कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। एक और करोगे क्या? जल्दी से एक और करते हैं, फिर उसके बाद में अगले टॉपिक पे चलेंगे। जल्दी से एक और, सारी टर्म्स एडिशन में दिखाई दे रही है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाना है, सोच समझ के। और फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो लो वापस से लिख देता हूं बगल में। सर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। दोनों ही टर्म्स cos की आती है, ठीक है जी। ऐप वाले लोग एक बार फटाफट थम्स अप भेजिए, क्योंकि ऐप पर कहानी थोड़ी रुक सी गई है। अच्छा, अब जब मैं इस पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं तो मैं कौन से वाले को एक साथ रखूंगा और कौन से को अलग अलग रखूंगा, तो उसके लिए आप ऐसे थोड़ा सा सोच लिया करो ना, क्योंकि जब आप cos c प्लस cos d को लगाते हो वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसको भी एक साथ रखिए, फैक्टराइजेशन फाइनली हो ही जाएगी। बट थोड़ा अगर साफ सुथरा जवाब चाहते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर यहां पर जाते वक्त एंगल को जोड़कर आधा हो रहा है या फिर घटाकर आधा हो रहा है। तो 4x में अगर मैं 2x जोड़ूं तो आएगा 6x, आधा करोगे आएगा 3x, ठीक है, आया ना। और इसमें से घटाऊं तो कितना आएगा सर? 4x माइनस 2x, x सॉरी 2x अपॉन 2 तो आएगा x। अब जब मैं इन दोनों को जोड़कर घटाता हूं तो ठीक है, इवन इवन वाले एक साथ, ऑड ऑड वाले एक साथ, ऐसे याद कर लो। अब ठीक है, मतलब सर ये ऑड ऑड वाले एक साथ ले लीजिए और ये इवन इवन वाले एक साथ ले लीजिए। तो मैंने इसको लिखा cos x प्लस cos 3x और यहां लिख दिया बेटा cos 2x प्लस cos 4x बराबर 0, ठीक है जी। अच्छा, ऑल्दो कोई बोले सर मैं तो इन दोनों पे और इन दोनों पे लगाऊंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब भी जवाब आएगा, ऐसा नहीं है तब नहीं आएगा, तब भी आएगा। चलिए जी, क्या आप फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार? सर बिल्कुल सही, ये वाली दोनों टर्म्स दिखाई दे रही है, cos c प्लस cos d, ये रहा हमारे सामने फॉर्मूला। 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2 तो वो आएगा 3x, दोनों का एडिशन 6x है। सर वापस cos की ही टर्म आती है जिसमें से आप 2x माइनस 4x अपॉन 2 लिखोगे, ये माइनस 2x अपॉन 2 है, ये माइनस x है, मतलब cos के अंदर माइनस x लिखा जाएगा। अब अगर मैं cos के अंदर माइनस x लिखूं या प्लस x लिखूं तो कोई परेशानी है किसी को? नो सर। आप cos के अंदर नेगेटिव साइन लगाते हो कि नहीं लगाते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहां आ जाओ, सेम सर इन दोनों पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो वापस ये रहा c, ये रहा d, ये रहा फॉर्मूला। 2 cos c प्लस d, दोनों का एडिशन अपॉन 2 तो वो होता है बेटा 2x, और cos c माइनस d अपॉन 2 तो ये आएगा माइनस x। वापिस से आप इस पर माइनस साइन लगाते हो कि नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अल्टीमेट एम इज हमें फैक्टराइजेशन करनी है और मुझे वो दिखाई देने लगी।
फैक्टराइजेशन दिखाई देने लगी। कुछ लोग सोच रहे हैं, बोले सर आपको क्या दिखने लग गया? तो यहां आ जाएगा cos 2x और यहां बचेगा cos 3x। ठीक है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है सर? एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये यहां वाला तो ठीक है, अब एक बार और लगा दो, बिकॉज cos c प्लस cos d वाली सिचुएशन एक बार और बनती हुई दिखाई दे रही है। ये रहा c, ये रहा d, इस पे लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2 दैट इज 5x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। आप अगर करोगे तो हो सकता है आपको माइनस x अपॉन 2 मिले, तो उससे कुछ परेशान होने की बात नहीं है। देखा, अब एडिशन वाली चीजों को मल्टीप्लीकेशन में जैसे ही कन्वर्ट किया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आया। सारे फैक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं सर। यहां से दो तीन चीजें हो सकती है। पहले वाला फैक्टर वो बोल रहा है इसका इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आपको चाहिए 0, इनमें से कोई भी 0 हो सकता है। तो सर एक बार तो मैंने cos x को 0 किया, फिर आपने cos 5x अपॉन 2 को 0 किया, और फिर आपने cos x अपॉन 2 को 0 किया। परेशानी है कुछ? नो सर। अब यहां से जवाब निकालो उसको देखते हुए। जो भी जवाब आपको चाहिए वो 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए बेटा, 0 और 2 पाई के बीच में। समझ में आया? और अब की बार वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, यहां से कितने एक्स दिखाई दे रहे हैं आपको? अच्छा ये बताओ cos x की वैल्यू 0 कब आती है? एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 उठा लीजिए। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो सर एक तो पाई बाय 2, एक 3 पाई बाय 2 है ना? कोई दिक्कत है किसी को? और सारे एंगल पॉजिटिव ही उठाना, बिकॉज आपको 0 से लेके 360 डिग्री में जाना है, तो नेगेटिव एंगल तो कुछ होगा ही नहीं। तो दो तो ये, इसके अलावा और कोई नहीं है, बिकॉज इसके अलावा जो एंगल लोगे वो 360 डिग्री से बड़े होंगे। सर आप चाहते हो इसको तो 5x अपॉन 2 जो है ना वो पाई बाय 2 के बराबर हो जाए, 3 पाई बाय 2 अपॉन 3 पाई बाय 2 के बराबर हो जाए, 5 पाई बाय 2 के बराबर हो जाए, 7 पाई बाय 2 के बराबर हो जाए, ऐसा सोच लो। और इनको बराबर कर करके आप x की वैल्यू मुझे बताइए। सर x की वैल्यू यही उड़ाने के बाद में आएगी पाई बाय 5। जैसे आपने x यहां पर लिया पाई बाय 5, मैं जो भी वैल्यूज लिख रहा हूं वो पाई बाय मतलब x की वैल्यूज लिख रहा हूं। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। अगर आप x की वैल्यू पाई बाय 5 रखते हो तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा, इस पे वैल्यू 0 आएगी। फिर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो 2 2 कैंसिल, सर ये आ गया 3 पाई अपॉन 5। ठीक है जी, है ना? और जब मैंने इन दोनों को बराबर किया तो 2 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई सर पाई। पर मैं यहां पर पाई, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी x की वैल्यू रख रहे हो बस वो देखते रहना 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। फिर मैंने लिखी 7 पाई अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल, 7 पाई अपॉन 5 आ गया। एक बार बताओ 7 पाई अपॉन 5 360 डिग्री से छोटा होता है कि बड़ा होता है? मतलब ये 2 पाई से छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है। अरे बोलो कुछ। अगला इसी कैटेगरी में जो आप लेते दैट इज 9 पाई अपॉन 2, दोनों को बराबर करोगे सर यहां पे आ जाएगा 9 पाई अपॉन 5। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ोगे, पाई अपॉन 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 3 5 7 9, अगला जो आएगा वो आएगा 11 पाई अपॉन 5। ये 2 पाई से बड़ा है, ये मत लेना। क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है जी, हाँ ऐसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मामला, क्या कर सकते हैं। सर यहां पर आप बोल सकते हो कि x अपॉन 2 जो है वो पाई अपॉन 2 के बराबर हो, 3 पाई अपॉन 2 के बराबर हो और 5 पाई अपॉन 2 के बराबर हो। तो जब आप इसको बराबर करोगे तो x की वैल्यू आप पाई ले सकते हैं, बस एक ही वैल्यू आएगी यार। हाँ है ना? x की वैल्यू अगर मैं पाई रखता हूं तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2, निपट गया। क्या मैं 2 पाई रख सकता हूं? बस। हाँ जी, अब तुम मुझे बताओ कि कितनी वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं, कितनी वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं, जल्दी से बताइए। अरे गिन के बताना है, अब तो मैंने सारी लिखी दी, अब क्या कर रहे हो? अच्छा गिनती में भी एक जोरदार गिनती हुई,
1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मत गिनिएगा भैया, क्योंकि ये इंसान और ये इंसान सेम है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 7। कितने सॉल्यूशंस हैं? 7। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? एक बोल रहा है सर नो ऑप्शन। हाँ बेटा, जो नो ऑप्शन बोल रहा है तूने गिनती 8 की है क्या? हाँ सर। वो पाए पाए दो जगह बैठा है तो हमने दो जगह गिन लिया, गलत चलेगा, ठीक है, ऐसा मत करना। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। थोड़ा सा खतरनाक है बट जवाब निकाला जा सकता है, समझ में आया? इतना खतरनाक नहीं है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता हो cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d वाले, तो आप इन पर सवालों पर अटैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और जवाब कैसे लिखने हैं मैंने आपको सिखा दिया, फॉर्मूले सिर्फ 4 हैं बस। हाँ, इसमें वैल्यू पुट करने वाला पार्ट बड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैं आपको अपनी जगह, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी ये लास्ट में जाके पहले तो यही कंफ्यूजन रहा कि सर एक ने तो जवाब 60 डिग्री लेकर लिखा है, एक ने 150 डिग्री लेकर लिखा है, तो हमारे तो दोनों के जवाब अलग अलग आ रहे हैं। फिर बाद में पता चला जब हमने प्रैक्टिस की तो दोनों के जवाब सेम ही होते हैं। दूसरी चीज, ये एन की वैल्यू डाल डालकर वैल्यू निकालना ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो आपको एक रेंज दे देगा, हमेशा बोलेगा इसके बीच के सॉल्यूशंस बताओ, तो ये आपको काम करने हैं। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सबसे आसान, बहुत ही मजेदार, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। सीधा सीधा सवाल से स्टार्ट करते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो इन सवालों को अटेम्प्ट ना कर सके। सवाल पढ़िए, डायग्राम बनाइए, समझा देता हूं। आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन से जाएं डायग्राम पर। डायग्राम इसमें बनना बहुत जरूरी है, और साफ सुथरा डायग्राम। उसके बाद में 1 या फिर 2 या फिर 3, बहुत आसान हुआ तो 1 से काम चल जाएगा, मीडियम हुआ तो 2, अगर डिफिकल्ट हुआ तो 3। राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढें, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स ढूंढ लें, और उसके बाद में उनपे साइन, कॉस या फिर टैन लगाकर आंसर तक पहुंच जाएं। ये है इन सारे क्वेश्चंस का प्लॉट। हाँ, इनको आप बोल सकते हो बिना दिमाग वाले सवाल, और ये मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान के सही हो। ड्रॉ द डायग्राम, जो भी आपको समझ में आया। क्वेश्चन से डायग्राम, डायग्राम से राइट एंगल ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा लगाकर आपको जवाब बताना है। मेरे ख्याल से आपने डायग्राम बना लिया होगा। लो भाई, साइड में हट जाता हूं। डायग्राम सही सही बनाना, बिकॉज डायग्राम से ही जवाब आएगा। चलिए, if the angle of elevation of top of a tower from the 3 collinear points ABC on a line leading to the foot of the tower is 30 और ये then find the AB ratio BC। बहुत बढ़िया, कैसा? बहुत बढ़िया सर। ये रहा ग्राउंड और ये रहा इस पे टावर। अच्छा, अब इस ग्राउंड पे फुट की तरफ, लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर, 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर। कौन कौन से सर? ए, बी और सी, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली ये मतलब ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री पर है, सी 60 डिग्री पर है। किसी भी पॉइंट से आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही हॉरिजॉन्टल से मापे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ी सी थ्योरी चाहिए, वैसे तो इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं, तो आप एक दो बेसिक चीजें लिख सकते हो थ्योरी के नाम पर। वो क्या है? वैसे थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जो बताऊंगा वो शायद आपको पहले से पता होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से मापा जाता है, मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल से और ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ देखते हुए। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है दिस इज हॉरिजॉन्टल, और यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट है और यहां पर आई ऑफ एन ऑब्जर्वर है। सिमिलरली अगर आपको एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना है तो अब आप क्या करेंगे? नीचे की तरफ देखेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल
और यहां से ये वाला जो एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दीजिए, या फिर इसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और ये जो है दिस इज आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, और यहां पर हमारी ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला एंगल डिप कहलाता है, ठीक है। एक चीज ना, दूसरी चीज, कई कई बार आपको बोलेगा, जैसे कि मान लो एक बैलून है, एक बैलून है और जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे बैठा है। कहां बैठा है बेटा? ग्राउंड पे। यहां पर ऑब्जर्वर की आंख है, समझ गए, सीधा ही आंख ही है, पैर वैर कुछ नहीं है। तो ऑब्जर्वर की हाइट नेग्लिजिबल मानते हुए आपको यह बोला गया कि ये बैलून जो है ये कितना एंगल सबटेंड करता है उसकी आंख पर। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने दिखाई दे, उससे आपको आई ऑफ एन ऑब्जर्वर पर एंगल निकालना है, तो आप क्या करो, सीधा सीधा एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आई से। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये वो एंगल है जो बैलून ऑब्जर्वर की आंख पे सबटेंड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ गए? है ना, बस इतनी थ्योरी है, कोई परेशानी है इसमें? सवाल का जवाब दे। अब उसने बोला कि यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कोई पॉइंट बनाया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा दूर लेके जाता हूं, फिर मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, तो एक बात बता, एंगल ऑफ एलिवेशन दूर जाने पर बढ़ा कि कम हुआ? दूर जाने पर कम हो गया, ध्यान सुनना, और दूर चला जा भाई, ये देख, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और कम हो गया। इन सब में से सबसे बड़ा एंगल ये है। तो जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे, जैसे जैसे आप इस टावर के नजदीक जाते जाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो यहां से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको बता रहा है, इसमें सबसे नजदीक कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन है? मतलब सी यहां है सर, फिर बी यहां है, और फिर ए यहां है। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे कम वो सबसे दूर। कोई चीज अगर परेशान करे तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि तुम लोग चुप बैठे हो तो मुझे अब कोई आइडिया नहीं है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बस हाँ, ये चैप्टर थोड़ा आसान है, ये वाला सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं। सी वाला सर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा उसने? आपसे पूछा है ए बी रेशो बी सी, मतलब ए बी को अगर आप एक्स बोल देते हो और बी सी को अगर आप वाई बोल देते हो, तो बेटा वो आपसे x अपॉन वाई पूछ रहा है। कितने लोगों का जवाब आ गया है? थम्स अप भेजना, या हाथ उठाना जरा, किस किस का जवाब आ गया? ठीक है, बाकी लोग, अब आपको ये समझ में आ गया। पहला स्टेप देखो ध्यान से, सर डायग्राम क्लियर, क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया, उसके बाद में 1 2 या 3 में आपको राइट एंगल ट्राइंगल लगाना है यार, और कुछ नहीं। क्या लगाना है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल बहुत आसान है ढूंढने। इस पॉइंट को बोलते सी, सॉरी सी तो है ऑलरेडी, इसको बोलते डी और इसको बोलते ई। जितने राइट एंगल ट्राइंगल तुझे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग बनाना स्टार्ट कर दे। जैसे मैंने, अच्छा वो वाले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हमारे वाली साइड, हमारे वाली चीज जो पूछी गई है वो इन्वॉल्व हो। क्या मेरी बात समझ गए? है ना सर? इसमें जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला उठा लो, दिखा कौन सा सर? ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट डी, और ये रहा पॉइंट ई। ये एंगल 90 डिग्री, ये 45। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसको एक्स, इसको वाई, इसको उसने कुछ नहीं बोला, इसको जेड बोल दूंगा, एक ही बात है, इसको क्या बोल दूं? जेड। ठीक है, तो डी बी कितना हो गया? डी से लेके बी तक सर जेड प्लस या वाई प्लस जेड। अच्छा अब एक बात बताओ, ठीक है, एक ये बना के रख लिया। अब दूसरा एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना के रख ले, जिसमें ए आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, ये वाला मत बोल देना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। एक यहां से ले ले, डी यहां से ले ले, ई, ये 90 डिग्री। डी से लेके एक तक लेंथ कितनी है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, है ना? एक और बना ले, चाहे तो बी वाला हो गया, सी वाला बना ले, तेरी इच्छा है। ये रहा सी, ये रहा ई, ये रहा डी, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, और ये आ जाएगा जेड। नाउ एक चीज ध्यान सुनना, इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर कुछ कॉमन है
तो वो है हाइट, उसको चाहे तो h बोल दे, ठीक है, उसको क्या बोल दे बेटा, h। तो जैसे ही मैं इस पे h बोलता हूं, ये सब में कॉमन आ रही है, तो ये h, तो ये भी h और ये भी h। अब सबसे पहले सवाल आता है सर इस पे क्या लगाएं, साइन थीटा लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएं। तो देख ले ये दोनों किस में आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस। सर ये तो टेन में आती हैं, तो टेन 45 डिग्री बराबर h अपॉन वाई प्लस जेड। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री बने तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, बिकॉज टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। तो y प्लस जेड की वैल्यू आ गई बेटा जी h, ठीक है। अब यहां से आ जाओ सर, यहां से आप वापस 10 लगाइए, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से x कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर √3h। y प्लस जेड खुद h है, y प्लस जेड खुद h है, तो यहां से x की वैल्यू बता, √3h माइनस h, है ना। इसकी जगह h रखा, इधर ले गया और ये रहा x। अब सिर्फ तू मुझे y बता दे, और y के लिए तुझे इस पे एक बार और 1060 डिग्री लगाना पड़ेगा। व्हाट इज 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 डिग्री होता है बेटा √3h अपॉन जेड। यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, z की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3, है ना। अगर z की वैल्यू h अपॉन √3 है तो y की वैल्यू बता दे, h माइनस जेड की जगह h अपॉन √3, है ना। बस काम खत्म। अब जो पूछा है उस पे चलते हैं। सर उसने पूछा है ये वाली चीज, x कितना है, x है सर √3h माइनस h अपॉन y कितना है सर, ये रहा h कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस 1 अपॉन √3। ध्यान सुनना सर, ये h और ये h गया, ऊपर बचा √3 माइनस 1 और नीचे बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में √3 है, तो √3 अपॉन 1 बचा, x अपॉन y। रेशो पूछ रहा है वो, ऑप्शन ए आ गया, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई, आसान है। डायग्राम बनाइए, 2-4 छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल पर साइन कॉस और टेन लगाइए और जवाब बता दीजिए, ठीक है। x अपॉन वाई पूछा है बेटा, अगर आपने गलती से ये टिक कराए तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो 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 फटाफट ये वाला सवाल सॉल्व करोगे क्या, चलो ये घर से सॉल्व करके, ठीक है जी। ये वाला सवाल जो है ये घर से सॉल्व करके आना। एक जो है वो तुम्हारा क्या है, होमवर्क, आराम से देख लेना, आराम से। अगली क्लास में जब आओगे मैं 5-6 सवाल या 4-5 सवाल और करवाऊंगा, किसके, हाइट एंड डिस्टेंस के, क्योंकि ये वो टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसपे आप बोल सकते हो एक सवाल पक्का आएगा, 1 क्वेश्चन श्योर। समझ में आया। तो इस सवाल को सर कुछ भी छोड़, कुछ भी कर हमें अपने हाथों से जाने नहीं देना है, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, और इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, बस यही काम करूंगा हर हर क्वेश्चन में। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, दैट इज कल, तो हम और प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला सवाल घर से सोच के आइएगा। चलिए जी, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, समय हो चुका है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन की वजह से 8 बजे से पहले घर पहुंचना होता है, तो 5-7 मिनट मैंने जल्दी छोड़ दिया है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय। खूब पढ़ाई करें, मेहनत करें। अगर इंदौर और भोपाल भी अगर ऑनलाइन होते हैं तो टाइम वापस एक्सटेंड कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। अब तो मैं यही चाह रहा हूँ कि इंदौर और भोपाल भी अगर ऑनलाइन हो जाएं तो फिर हम थोड़ा और पढ़ सकते हैं। 8:15 बजे तक पढ़ा लूंगा मैं, 8:30 बजे तक पढ़ा लूंगा। तो ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, लॉकडाउन नहीं लगा। हाँ वो ये, पर आप लोग अब आ रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग, या फिर इसको अगर पूरी तरीके से ऑनलाइन करेंगे तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी बेटा। अभी तो यही सिचुएशन है, ऐसे ही चलो। आधे लोग ऐप पर, मतलब आधे से ज्यादा लोग ऐप पर, कुछ लोग लाइव क्लास में, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।